आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये कंफर्म क्वेश्चन आता है, सो मेक श्योर ये क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सिलेबस में हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके सिलेबस में है तो ये आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ नोट्स के साथ। वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और खुद से जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिख लीजिए, सो दैट एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको रिवाइज करने में ईजी रहे, ठीक है। सो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके ना। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बेसिकली क्या है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। मतलब एक कंट्री का जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो सबका क्या करना, रिकॉर्ड करना। लेकिन किस तरीके का, देखो बिटवीन द रेसिडेंट मतलब क्या हो, रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री। अब इंडिया क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट विल बिकम रेसिडेंट। ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया कंट्री। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। अब मान लीजिए यूएसए के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ये यूएसए क्या हो जाएगा, अदर कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री होम कंट्री, दैट मीन्स हम लोग इंडिया का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिया का रेसिडेंट कंट्री हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ईयर्स, मतलब एक साल का हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सो नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स एक कंट्री करता है दूसरे कंट्री के साथ, उन सबका क्या करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या उनसे ट्रांजेक्शन्स होंगे। अब मान लीजिए कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। मैं एम से शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करता हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। या हो सकता है कि पैसा बोरो कर रहा है, ठीक है, या तो पैसा लोन दे रहा है, ट्रांजेक्शन्स, या कहीं से हमको मदद आ रही है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो है डोनेशन आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारी हेल्प मिल रही थी अदर बहुत सारे कंट्री से। सो वो सारे ट्रांजेक्शन्स का एक सिस्टमेटिक क्या करना, रिकॉर्ड रखना, ठीक है। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस जो ट्रेड होता है उन सब का क्या करना, रिकॉर्ड करना। अब यहाँ पे रेसिडेंट मतलब ऑफ वन कंट्री, दैट मीन्स अगर हम इंडिया में हैं और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट विल बिकम अ रेसिडेंट और होम कंट्री, ठीक है। विथ अदर कंट्री जिससे भी हम लोग कर रहे हैं वो अदर कंट्रीज से कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या लेंडिंग बोरोइंग कर रहे हैं, उन सब का क्या करना, रिकॉर्ड करना, ओके। नाउ इन अदर वर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नाउ अंडरस्टूड, और क्लियर हो गया कि किसका रिकॉर्ड करना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो जहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया दैट मीन्स वहाँ पे बिजनेस ट्रेड ट्रांजेक्शन बिटवीन दी रेसिडेंट ऑफ आ रिपोर्टिंग कंट्री। सो रिपोर्टिंग कंट्री दैट मीन्स अभी हम लोग इंडिया का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग कंट्री बनेगा। रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, अब रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि यूएसए हो गया, ठीक है, या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, हो सकता है कि जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड, रिपोर्टिंग ऑफ क्या है, रिपोर्टिंग कंट्री, दैट मीन्स हम जिसका प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इंडिया का प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट विल बिकम रिपोर्टिंग कंट्री। अब किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट विल बिकम रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल का प्रिपेयर कर रहे हैं या 4 मंथ का प्रिपेयर कर रहे हैं या 10 साल का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे यूजुअली 1 साल का ही होता है, हम लोग कंपेयर करते रहते हैं प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से। रेसिडेंट, अभी देखो क्या होता है, ऑल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में जो रेसिडेंट आते हैं, ठीक, अब रेसिडेंट जैसे होम कंट्री का है, फॉरेन कंट्रीज का है, तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड अलग गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, तो जितने भी बिजनेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं उन सब
किस में आ जाता है, रेसिडेंट में आ जाता है, ठीक है। अ स्टैंडर्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड इज द रिसिप्ट दैट इज क्रेडिट एंड पेमेंट। अब जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो उसमें एक होता है रिसिप्ट, दूसरा होता है पेमेंट। सो दैट इज डबल एंट्री चेक होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, रिसिप्ट में मतलब जो अपने पास पैसा आया, पेमेंट में अपन क्या किया, पैसा पे किए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं तो एक्सपोर्ट किए हैं, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस केस में यूएसए से हमको क्या मिलेगा, रिसिप्ट, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जब आ रहा है पैसा तो रिसिप्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने यूएसए से क्या किया, इंपोर्ट किया। अब इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट किया कहाँ से, यूएसए से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की हम लोग, तो उसके बदले क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। सो दैट विल कम्स अंडर दी पेमेंट। ओके, सो डबल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ओके, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहला रीज़न ये है कि हम अपने कंट्री और इकोनॉमी का एक स्टेटस देख सकें, ग्लोबली कंपेयर कर सकें कि हम लोग कौन से पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। सो पेमेंट नो द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री, इट हेल्प्स पॉलिसी डिसीजंस, गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजंस में बहुत हेल्प करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, अब बोलोगे कैसे हेल्प करता है। अब मान लीजिए अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिसिट, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट, हमारे पास इनकम रिसिप्ट क्या है, कम है, किससे, पेमेंट से। तो पेमेंट जब ज़्यादा होगा मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, हमारा इनकम कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो पैसा अपने पास तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या करेगा, बोरो करेगा। वही चीज़ बताए कि यहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना हो तो उस केस में क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प करता है सही डिसीजन लेने के लिए। अगर हमारा बजट, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली बैंक रेट चेंज करने के लिए, या जो पॉलिसीज़ हैं, मनी सप्लाई पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर क्या करो, चेंज करो, सो दैट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक है। वो भी हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टेबल आप याद रखिएगा, अगर आप ये टेबल याद रखते हो तो आप पूरा आंसर लिख लोगे, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आ गया, वो मीनिंग लिखने के बाद आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये टेबल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया है, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप खुद से लिख लोगे, ठीक है। मीनिंग लिखने के बाद आप जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो पहला जो है कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट ट्रेड अकाउंट है। पहला वाला कौन सा है, ट्रेड अकाउंट बैलेंस, जिसको हम लोग जो है इनविजिबल, जिसको हम लोग विजिबल और मर्चेंडाइज अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड अकाउंट को मर्चेंडाइज और विजिबल और अकाउंट भी बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड अकाउंट है। अब ट्रेड अकाउंट के अंदर कौन से बैलेंस आएंगे, ये एक्सपोर्ट सर्विस आएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड्स रिसीव्ड, नहीं ये नहीं आएगा। क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब ये विजिबल है ना, तो इसके अंदर फिजिकल गुड्स, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अपन एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो वो एक्सपोर्ट रिसिप्ट में आ गया। हम लोग कुछ इंपोर्ट करेंगे तो उसका पैसा अपन पेमेंट करेंगे, तो वो किस में आ गया, इंपोर्ट में आ गया। तो ट्रेड अकाउंट बैलेंस में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। मतलब ये ट्रेड अकाउंट का जो आइटम है वो कौन सा है, एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा, विजिबल और मर्चेंडाइज अकाउंट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा कौन सा है, ये सेकंड है, ठीक है। सेकंड कौन सा है, करंट अकाउंट बैलेंस। कौन सा है, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर क्या आता है, यूनिलेटरल पेमेंट्स, रिसिप्ट आता है, फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड्स। अगर रिसीव होगा तो रिसिप्ट में आ जाएगा, यहाँ पे देखो रिसीव्ड लिखा है। अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर यहाँ पे देखो पैड हो रहा है, तो ये किस में आ गया, पेमेंट में आ गया। हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया था दूसरे कंट्री में और वहाँ से हमको पैसा मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट में आ गया। कोई बाहर का कंट्री अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो फिर उसको पेमेंट हम लोग दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो अपने कंट्री से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो जो आउटफ्लो होता है वो पेमेंट में आ जाता है, जो इनफ्लो होता है वो किस में आता है, अपने रिसिप्ट में आ जाता है, ठीक है। ये दूसरा। तो करंट
करंट अकाउंट के आइटम कौन से, ये सारे हैं। तो अब इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है ट्रेड अकाउंट बैलेंस में ये सारे आइटम है, नहीं, ट्रेड अकाउंट बैलेंस में सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही आइटम आता है, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है। करंट अकाउंट में क्या आता है, फर्स्ट तो आता ही है ये ट्रेड अकाउंट बैलेंस, दूसरा क्या, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरे में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको हम लोग इनविजिबल ट्रेड अकाउंट बैलेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर सर्विसेज जो होती हैं जो इनटेंजिबल्स होती है, इसके लिए इनविजिबल बोला जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज है ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स और यूनिलेटरल रिसिप्ट। यूनिलेटरल रिसिप्ट मतलब वन साइड पेमेंट होता है, जैसे डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, ठीक है, जिसका ये नहीं होता कि भाई अगर पेमेंट किया तो उसको दोबारा पेमेंट रह जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से आइटम आते हैं। ट्रेड अकाउंट बैलेंस में कौन सा आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। पेमेंट इम्पोर्ट करोगे तो पेमेंट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट आएगा, तो रिसिप्ट, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, रिसीव्ड हुआ, आया, ठीक है, प्राइवेट ट्रांसफर तो क्या होगा, रिसिप्ट में आएगा। यूनिलेटरल रिसिप्ट, अपने को पेमेंट आया, ठीक है, और यूनिलेटरल पेमेंट, जैसे मान लीजिए इंडिया को जो है अमेरिका या कोई दूसरी कंट्री ने क्या किया, कुछ गिफ्ट दे दिया, ठीक है, डोनेशन दे दिया, तो वो यूनिलेटरल रिसिप्ट है। इंडिया वाले ने नेपाल को क्या किया, उधर का कुछ फ्लड आया था या कुछ जो है क्लाइमेट कंडीशन की वजह से वहाँ के बहुत सारे फ्लड आ गए थे, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट डोनेशन दिया, तो वो क्या हो गया, यूनिलेटरल पेमेंट हो गया, ठीक है। तो जब अपने को मिलेगा डोनेशन, अपने को गिफ्ट मिलेगा तो वो रिसिप्ट में आ जाएगा। अपन किसी को अपना इंडिया किसी को पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो यूनिलेटरल पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट के आइटम थे। अब तीसरा जो है वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस के कौन सा आइटम है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पैसा बोरो किया तो पैसा आया, ठीक है, मतलब लोन लिया तो पैसा आ गया, तो वो किस में चला जाएगा, रिसिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। और अपन पेमेंट किसी को लोन दिए तो वो किस में चला जाएगा, पेमेंट में चला जाएगा। तो ये सारे आइटम्स है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के 6, 7, 8, ठीक है। तो ये समझना, ठीक है। ये बुक में अगर ये ऊपर पहले लिख दिया होता तो बात खत्म थी, तो नीचे लिख के डाउट क्रिएट कर दिया, बट मैंने आपको समझा दिया तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी और एरर एंड ओमिशन, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको, जैसे मान लीजिए कि बैलेंस करना है, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं हुए, ठीक है, XYZ रीजन की वजह से जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्बैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, एरर और ओमिशन में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुए रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है ओवरऑल बैलेंस, जिसके अंदर ओवरऑल बैलेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, देखते हैं रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड चेक करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो करंट अकाउंट का सरप्लस कैपिटल अकाउंट में यूज़ करेंगे, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस करंट अकाउंट में यूज़ करेंगे डेफिसिट के केस में, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। लास्ट में क्या है, चेंज इन रिजर्व, चेंज इन रिजर्व एक माइनस है और एक है पॉजिटिव है। ये अपन बोरिंग करेंगे तो ये माइनस में चला जाता है, ठीक है, अपन किसी को दिए तो अपने को आएगा तो रिजर्व क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट। ये आपका बेसिक है, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को क्या करना, आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करना वो एकदम ईजी है, ठीक है। कैसे, ट्रेड अकाउंट बैलेंस को मैंने क्या बताया, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड अकाउंट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मर्चेंडाइज अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। द ट्रेड अकाउंट ऑल्सो नोन एज विजिबल और मर्चेंडाइज ट्रेड, ठीक है, और अकाउंट बैलेंस। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट, अब एक कंडीशन है कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, किससे, इम्पोर्ट से, तो ये केस में क्या होगा, सरप्लस होगा, क्या होगा, सरप्लस होगा। देन देयर इज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब सरप्लस होगा तो अपने पास रिजर्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो अपने लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इफ़ अ कंट्री इम्पोर्ट्स, अगर कंट्री क्या करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक मिनट, अगर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट क्या है, कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, डेफिसिट होगा, क्या होगा, डेफिसिट होगा,
क्या होगा, डेफिसिट। और जब डेफिसिट होगा मतलब अपना पेमेंट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, मतलब रिसिप्ट कम है, रिसिप्ट क्या है, कम है और पेमेंट ज़्यादा है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, बोरो करेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, इम्बैलेंस। बट इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द इम्पोर्ट्स, मतलब जो एक्सपोर्ट है और वो इम्पोर्ट है, दोनों क्या इक्वल है, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। कि ट्रेड अकाउंट बैलेंस में हम लोग क्या चेक करते हैं, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो सरप्लस होगा, अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट क्या है, कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसके इसमें डेफिसिट होगा। अगर दोनों बैलेंस है, ठीक है, तो दोनों बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट इक्वल है तो क्या होगा, बैलेंस, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलता है, सरप्लस के केस में क्या है, पॉजिटिव है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, और डेफिसिट के केस में हमारे लिए इकोनॉमी के लिए क्या है कि इम्बैलेंस है, जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम आ रहा है। तो ये केस में गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करेगा, बोरिंग करेगा, ठीक है, और ये क्या है, बैलेंस है। तो जब बैलेंस है तो ये भी क्या होता है, अच्छा सिचुएशन होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट का डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया, सिर्फ इसका डिस्कस किया, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये ट्रेड अकाउंट को वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, नाउ करंट अकाउंट को हम लोग इनविजिबल अकाउंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज जो होती हैं, जैसे बैंक की सर्विस हो गई, ठीक है, हॉस्पिटलिटी की सर्विस हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं कि इनविजिबल होते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट, इनकम, गिफ्ट्स एंड चैरिटी अकाउंट्स, ये दीज आर दी इनविजिबल, ठीक है। नाउ पहले हम लोग सर्विसेज का डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या क्या हो सकती है, देखो, सर्विसेज अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द सर्विसेज रेंटेड। अब जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने सर्विसेज प्रोवाइड किया किसी यूएसए को, मान लीजिए, ठीक है। सो रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द नेशन, इट इंक्लूड्स बैंकिंग चार्जेस। अब हो सकता है कि दोनों कंट्री जो है बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, शिपिंग चार्जेस and tourism expenditure, transportation expenditure, all are the invisible transactions and therefore are recorded in invisible accounts. इसके लिए वो किस में रिकॉर्ड होता है, सर्विसेज में रिकॉर्ड होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंडिया सर्विस देगा तो वो क्या करेगा, रिसिप्ट में, अगर इंडिया सर्विस दे रहा है मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है तो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेगा। अगर इंडिया सर्विस ले रहा है दूसरे कंट्री से तो किस में करेगा, वो इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में करेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या है, अब देखो, ये जो इंटरेस्ट अपने को मिलता है और या जो प्रॉफिट्स मिलता है या डिविडेंड जो मिलता है, ये अपने को कैसा मिलेगा, जब अपन जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा डाल के रखे तो अपने को डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर पे, ठीक है। अपन ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट अपन ने कैपिटल दिया है तो उसके बदले अपन को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर अपन ने इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो रिसिप्ट में आ जाएगा, अगर अपन दे रहे हैं तो किस में आ जाएगा, पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड ऑल द इनकम रिसीव्ड एंड पेड। रिसीव होगा तो क्या होगा, ये रिसिप्ट हो जाएगा, और पेड है तो क्या हो जाएगा, पेमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, दैट इज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉरेन कंट्रीज एंड द पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डन बाय द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि यूएस की शेयर मार्केट में इंडियन, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया ने जो है यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब वहाँ के मार्केट जब ग्रोथ होगा तो वहाँ से अपने को इंडिया वाले को डिविडेंड मिलेगा। ये उल्टा हो जाता है, मान लीजिए कि यूएस वाले ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है तो इंडिया का शेयर मार्केट बढ़ेगा, निफ्टी, तो उसमें क्या होगा कि डिविडेंड किसको मिलेगा, यूएस वाले को, ठीक है। तो वही दोनों बताए कि इन्वेस्टमेंट रिसीव होगा या इन्वेस्टमेंट पेड होगा, ठीक है। सो अगर अपन को रिसीव होगा तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा है। अगर अपना पेमेंट होगा तो क्या होगा, हमारे लिए इकोनॉमी के लिए उतना सही नहीं, क्योंकि वो डेफिसिट एक्सपेंड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अब ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब वन साइड ट्रांजेक्शन, एक साइड ट्रांजेक्शन, जिसको क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वापस से उसका दूसरा ट्रांजेक्शन होगा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है। जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स ऑल द गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन,
चैरिटी, पर्सनल रेमिटेंस, इंडिविजुअल्स वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, सेंड द रेमिटेंस टू द होम कंट्री एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है, विच आर रिसीव्ड एंड गिवन फ्री बाय एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ये जी हम लोग ने रेसिडेंट में पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। अंडरस्टूड? नाउ अंडरस्टूड? ओके। सच रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिसीव एंड गिवन फ्री विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे। मतलब आपने दोस्त को उधार दे दिया है, अब वो रिटर्न देगा नहीं देगा उसका मतलब रिटर्न का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, दे दिया आपने मुफ्त में, ठीक है, आपने अपने दोस्त का हेल्प कर दिया मुफ्त में। समझ जाइए, आपने इंडिया ने क्या किया, मुफ्त में हेल्प कर दिया नेपाल का, ठीक है, या दूसरे बांग्लादेश का या कोई और कंट्री का। तो वो क्या हो गया कि गिफ्ट दे दिया, ढेर सारा चैरिटी डोनेशन कर दिया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनके पास पैसा बहुत सारा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, सो दैट हम लोग अपनी कंट्रीज़ को आगे लेके आ सके, बढ़ा सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किया था उस टाइम पे, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं कि अगर रिसीव होगा तो पेमेंट में चला, ये रिसिप्ट में चला जाएगा, अगर अपन किसी को देंगे तो किस में चला जाएगा, पेमेंट में चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो अभी तक मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्या करंट अकाउंट तक का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है, करंट अकाउंट में क्या होता है कि अगर हम लोग ने ज़्यादा रिसीव किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये हमारा अगेन सरप्लस होगा और डेफिसिट होगा या बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अगर हम लोग ने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, डेफिसिट होगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया तो सरप्लस होगा, दोनों इक्वल किया तो बैलेंस होगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट में कौन सा आइटम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। बोरो करेगा, पैसा आ रहा है, लेंडिंग कर रहा है मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है। चलो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, विच डील्स, कैपिटल अकाउंट विच डील्स, जो डील करता है किससे, पेमेंट ऑफ डेट एंड क्लेम्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ डेट बेसिकली कर्जा या ले रहा है क्या दे रहा है, ठीक है। इट शोज द डायरेक्ट चेंजेस, ये क्या करता है, डायरेक्ट चेंजेस जो होता है शो करता है किसके अंदर, एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर। किसकी एसेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट जो बनता है कंट्री का, हम लोग एक फॉर्म का बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन एक कंट्री का जो एसेट्स एंड लायबिलिटी उसके अंदर जो चेंजेस हो रहा है डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर फाइनेंशियल और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स जो है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, फाइनेंशियल और कैपिटल। द कैपिटल अकाउंट्स इंक्लूड, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, बोरिंग डिस्कस किया, ठीक है, लेंडिंग मतलब या तो उधार ले रहा है या तो उधार दे रहा है, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। बैलेंस इन दीज अकाउंट्स, अगर एक करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस में राइज और फॉल फ्रॉम ईयर टू ईयर, या हो सकता है कि इस साल बैलेंस्ड हो, अब प्रीवियस ईयर में बैलेंस ना हो, ठीक है, कभी फॉल होता है कभी बढ़ता है, ठीक है। अब पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है। हम लोग ने कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है, ये पहला वाला 6th वाला, ओके। चलो कैपिटल अकाउंट्स इन्वॉल्व इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आया मतलब रिसीट, ठीक है, आउटफ्लो मतलब पेमेंट, पैसा दिया अपन ने, पैसा गया, ठीक है। रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपने डायरेक्टली मनी क्या किया है, उसको उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या उस कंट्री वाले ने अपने इंडिया कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक कंट्री क्या करता है दूसरे कंट्रीज में जो है परचेस करता है, इक्विटी शेयर्स बॉन्ड्स इस सब में इशू करता है, तो वो क्या हो जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, रिफर्स टू द मनी दैट फ्लो अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसके लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट अब हम लोग क्या है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोरिंग और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो ये वाला 7th वाला पॉइंट और 8th वाला पॉइंट, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होता है, इफ़ अ कंट्री इनकर अ डेफिसिट, अगर कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट आ जाता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वो डेफिसिट आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसिप्ट है वो कम है और पेमेंट्स क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसा उधार लेगा, ठीक है,
ताकि ये जो पेमेंट ज़्यादा है उस खर्चा पे अपने पास तो कम है पैसा रेवेन्यू, मान लीजिए रिसिप्ट 100 करोड़ है, एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है, एंड पेमेंट 200 करोड़ है, वैसे तो होता नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। सो अब ये 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 करोड़ गवर्नमेंट क्या करेगा, बोरो करेगा ताकि वो 2000 क्या करे, मैच कर सके, ठीक है। If the government expenditure is greater than the government revenue, a country may resort to short-term borrowing, that is, borrow for the period of 5 years or less than 5 years. गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसा ये बोरो करेगा, क्योंकि पब्लिक फिनांस में आता है गवर्नमेंट पहला एक्सपेंडिचर देखता है, बाद में रेवेन्यू देखता है. सो व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर और रेवेन्यू इज लेस, इन दैट केस गवर्नमेंट बोरो दैट मनी सो दैट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है. Similarly, a country goes for short-term lending to adjust the balance of surplus. अब गवर्नमेंट के पास मान लीजिए कि ये वाला केस है, रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो इस केस में क्या है, 200 करोड़ अपने पास है, ठीक है, इसमें क्या 100 करोड़ है. अब अपने पास 100 बच गया ना, तो 100 करोड़ अपन क्या करेंगे, किसी को दे देंगे उधार, ठीक है, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. सिंपल. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग लैंडिंग, अब ये 5 साल के लिए होता है या 5 साल से कम के लिए होता है. इसमें 5 साल से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं और उधार देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग. सिमिलरली वही होता है कि सरप्लस रहेगा तो कंट्री क्या करेगा, उधार देगा. अगर सरप्लस डेफिसिट है तो कंट्री क्या करेगा, उधार लेगा, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अब हम लोग देखो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया हम लोग ने, कैपिटल अकाउंट का पॉइंट. अब हम लोग ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, एरर एंड ओमिशन डिस्कस कर रहे हैं और फिर 11th एंड 12th वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन. अब एरर एंड ओमिशन में क्या होता है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन टोटल डेट, दैट मीन्स टोटल पेमेंट एंड द टोटल क्रेडिट, इट वुड बी सेटल बाय द एडिंग द आइटम्स, ठीक है. अब कुछ ऐसे आइटम्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड नहीं हुए, वो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे एरर एंड ओमिशन के अंदर, ठीक है, या छूट गए होंगे, ठीक है, जो रिकॉर्ड रूल के हिसाब से नहीं स्टैंड करते, ठीक है, जो ऊपर जैसे करंट अकाउंट के अंदर या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं रिकॉर्ड हुआ रहेगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. द एरर मे बी ड्यू टू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड एरर मे बी ड्यू टू सर्टेन ट्रांजेक्शन्स मे नॉट गेट रिकॉर्डेड. हो सकता है कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुए वो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करें, हम लोग बैलेंस कर सकें, ठीक है. देन ओवरऑल बैलेंस. अब ओवरऑल बैलेंस को समझने के लिए देखो, ओवरऑल बैलेंस मतलब टोटल बैलेंस होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है, दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट. ओवरऑल बैलेंस इज एडिंग द करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर एंड ओमिशन, ठीक है, ये तीनों को क्या करना, बैलेंस करना. देखो, if the sum of current account and capital account and error omissions are positive, then there is a overall balance of payment is surplus. अगर ये सब पॉजिटिव है तो क्या है, ओवरऑल सरप्लस है, ठीक है. इफ देयर इज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द फॉरेन रिजर्व एंड परचेस ऑफ गोल्ड. अगर मान लीजिए कि सरप्लस अमाउंट है तो अपन क्या करेंगे, वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर परचेस ऑफ गोल्ड रिजर्व हम लोग रखेंगे, ठीक है. If the sum of current account, capital accounts, error omissions are negative, then the overall balance of payment is deficit. अब क्या होता है, if there is a deficit in balance of payment, it financed by drawing the foreign reserve, drawing from the international monetary fund or sale of goods, ठीक है. अभी अगर overall balance में जो है डिसबैलेंस होता है, ठीक है, अगर डिसबैलेंस मतलब डेफिसिट अगर होता है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, बोरो करता है, जिसमें IMF से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या गोल्ड जो है, जो रिजर्व रखा है, उससे क्या करता है, वो यूज़ करता है, ठीक है, या करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करता है बेसिकली, ठीक है, अगर उनके अंदर सरप्लस है तो. फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली क्या होता है, रिफर्स टू रिजर्व ऑफ गोल्ड्स एंड द फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय द RBI, जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट. तो RBI क्या करता है, फॉरेन रिजर्व गोल्ड का क्या करता है, रिजर्व रखता है, ठीक है, सो दैट जब जरूरत हो तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. व्हेन अ कंट्री हैज़ अ नेट सरप्लस, अगर सरप्लस होगा तो बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, इट इंक्रीजेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अगर करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों सरप्लस है तो अपना फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है. ऑन अदर हैंड अगर कम होगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है. व्हेन अ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीजेज, इट शोज द माइनस. अगर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या किस में शो करेगा, माइनस में शो करेगा. देखो यहाँ पे किस में शो करेगा, रिजर्व
माइनस में शो करेगा अगर अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। अगर अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है तो किस में शो करेगा, प्लस में शो करेगा। ठीक है, द माइनस साइन शो द राइज इन फॉरेन एक्सचेंज एंड प्लस साइन शोज द बोरोइंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट, ताकि डेफिसिट को हम लोग क्या करें, बैलेंस कर सकें। ठीक है, ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। और लास्ट दैट इज बैलेंस, बेसिस ऑफ बैलेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम। अगर इक्वल करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्विलिब्रियम व्हेन द क्रेडिट एंड डेबिट, मतलब जो रिसिप्ट है और पेमेंट है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दैट द करंट साइड एंड कैपिटल अकाउंट्स इक्वल, दैट मीन्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आर बैलेंस। अगर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बैलेंस है तो क्या है, वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, द टोटल क्रेडिट रिसिप्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट और डेबिट पेमेंट, दैट मीन्स पेमेंट। ओके, जो मैंने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव अगेंस्ट द कंट्री इट एडजस्ट मस्ट बी मेड, अगर ये कंट्री के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सरप्लस इन करंट अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इट मस्ट बी एडेड इक्वल डेफिसिट इन द करंट कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि अगर करंट अकाउंट का मान लीजिए कि रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है तो ये केस में क्या है, सरप्लस है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर जो रिसिप्ट है वो कम है, पेमेंट ज़्यादा है, तो कौन सा है, ये डेफिसिट वाला केस है। तो ये डेफिसिट को सरप्लस या बैलेंस करने के लिए ये करंट अकाउंट का जो सरप्लस अमाउंट है ये अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ देर इज अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट बैलेंस इट मस्ट बी इक्वल टू द सरप्लस इन द करंट अकाउंट। सपोज देर इज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कैसे, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस अमाउंट यूज़ करके। ठीक है, द डेफिसिट विल कवर द कैपिटल अकाउंट बाय बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड। अच्छा, ये भी चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए अपने पास नहीं कैपिटल अकाउंट अगर डेफिसिट आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब्रॉड से सेल ऑफ होल्ड एसेट्स। Thus, the credit side, debit side balance of payment exactly balance, and that is why it's said to be balanced payment is always in equilibrium. गवर्नमेंट हमेशा क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम रखता है। ठीक है, सो आई होप ये शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।